नमस्कार। आज के लेक्चर में मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। इससे पहले कि हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कुछ जानकारी दूं या कुछ बात करूं, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो इंग्लैंड है उसके मूल निवासी कौन थे। द ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड वर नोन एज सेल्ट्स। उनको सेल्ट्स बोलते थे। जो सबसे पुराने वहाँ के निवासी थे उनको सेल्ट्स बोलते थे, और उनके द्वारा जो लैंग्वेज बोली जाती थी उन्हें सेल्टिक लैंग्वेज बोलते हैं। दे स्पोक ए सेल्टिक लैंग्वेज। पर बाद में आक्रमणकारियों मतलब उसमें वहाँ पे आक्रमण होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सेल्टिक जो स्पीकर्स थे उनको वेस्ट और नॉर्थ साइड में पुश कर दिया जाता है। But most of the Celtic speakers were pushed west and north by the invaders, mainly into what is now Wales, Scotland और Ireland। कहाँ पे किया जाता है इनको पुश, या कहाँ पे इनको धकेल दिया जाता है, वो जो अब जिसको अब वेल्स बोलते हैं, स्कॉटलैंड या फिर आयरलैंड बोलते हैं, वहाँ पे उनको धकेल दिया जाता है। और उसके बाद में जितने भी जो इन्वेडर्स थे उनके द्वारा जो लैंग्वेज बोली गई थी वो वहाँ की इंग्लैंड की लैंग्वेज बनती है बाद में आगे जाके। और इंग्लैंड में 1443 एडी में रोमन्स ने आक्रमण किया था और उसको जीत लिया था। द रोमन्स कन्क्वेर्ड इंग्लैंड इन 43 एडी। द एंजल सेक्शंस एंड जूड्स कम्स टू सेटल इन इंग्लैंड इन द लेटर पार्ट ऑफ द 5th सेंचुरी एडी। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि बाहर से काफ़ी जातियाँ आई थी जिन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था और यहाँ पे सेटल हो गए। तो उनमें कौन कौन से थे? उनमें थे एंजल, सेक्शंस, जूड्स, जो कि यहाँ पे इंग्लैंड में 5वीं सदी के अंत में यहाँ पे सेटल होने के लिए, यहाँ पे बसने के लिए आए थे। हु क्रॉस द नॉर्थ सी फ्रॉम व्हाट टुडे इज़ डेनमार्क एंड नॉर्थ जर्मनी। जिन्होंने नॉर्थ सी को पार किया, और कहाँ से आए थे? ये लोग आए थे डेनमार्क से और नॉर्थन जर्मनी से आए थे। एंड इवेंचुअली गेव द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज। और इन्हीं लोगों से फिर बाद में आगे जाकर इंग्लैंड को उसका नाम और उसकी लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज मिलती है। जैसे इंग्लिश इज़ द वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज। इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज है? वो एक वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि जो इन्वेडर्स आए थे बाहर से वो कहाँ से थे? वो दे वर फ्रॉम नॉर्थन जर्मनी। वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंग्लो फ्रीसियन डायलेक्ट। जो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, जिसका प्रादुर्भाव या फिर ये कहाँ से उत्पन्न हुई थी? ये हुई थी एंग्लो फ्रीशियन डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स क्या होता है? डायलेक्ट्स होता है वहाँ की जो प्रांतीय बोलियाँ होती हैं उनको डायलेक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि अपने राजस्थान में हम अगर माने तो जैसे खूब सारी बोलियाँ अपने, जैसे ढूंढाड़ी है, शेखावटी है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, ये है अपने यहाँ के डायलेक्ट्स हैं। वैसे ही इंग्लिश का जो ओरिजिन हुआ है वो एंग्लो फ्रेशियन डायलेक्ट से हुआ था। ब्रोड टू ब्रिटेन इन द मिड ऑफ 5th to 7th सेंचुरी एडी by Anglo-Saxon migrants from what is now northwest Germany, southern Denmark and the Netherlands, जो कि ब्रिटेन में लाई गई थी। कब लाई गई थी ये लैंग्वेज, ये डायलेक्ट 5th to 7th सेंचुरी एडी में एंग्लो सेक्शंस के द्वारा, जो कि माइग्रेंट्स थे। माइग्रेंट्स मतलब प्रवासी थे वहाँ के, नॉर्थ वेस्ट जर्मनी के, साउथर्न डेनमार्क के और नीदरलैंड के। द एंजल्स बीइंग द मोस्ट नंबरस गेव देयर नेम टू द होल कंट्री एंजल लैंड। वी कैन कॉल इट एंजल लैंड और इंग्लैंड। तो एंजल्स जो बाहर से जो इन्वेडर्स आए थे, जो प्रजातियाँ आई थी बाहर से, उनमें सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में जो थे वो थे एंजल्स। तो उन्होंने अपनी जो इंग्लैंड है जो एक उसको उसका नाम भी दिया था, जैसे कि एंजल लैंड बोलो या फिर इंग्लैंड बोलो। पहले इसको एंजल लैंड बोलते थे, उसके बाद में इसका रूपांतरण हो गया नाम का, और होते होते इसको इंग्लैंड स्टार्ट कर दिया बोलना। द फर्स्ट स्टेप दैट पुट द एंग्लो सेक्शन ऑन द पाथ ऑफ सिविलाइजेशन वाज द कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। सिविलाइजेशन या कि सिविलाइजेशन में जो उनका पहला कदम था एंग्लो सेक्शंस का, वो था जब वो अपनी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए। कन्वर्ट मतलब अपना धर्म परिवर्तन किया। उनसे पहले वो पेजेंट्स थे। पेजेंट्स होते हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं ना, उनको पेजेंट्स बोला जाता है। तो वो पैगन से फिर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, तो वहाँ से उनका फर्स्ट स्टेप था, मतलब पहला कदम था सिविलाइजेशन की तरफ। और उससे पहले अपन बात करें तो रिटन लिटरेचर बिल्कुल भी नहीं था इंग्लैंड में। 450 एडी के ऑलमोस्ट वहाँ पे रिटन लिटरेचर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। जो लिटरेचर था वो सारा ऑलमोस्ट ओरल लिटरेचर था। ओरल लिटरेचर इन सेंस मौखिक रूप से, जैसे अपने भी खूब सारी यहाँ कथाएँ कहानियाँ हैं जो कि मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पे जाती है। जैसे नॉर्मली बोला जाता है जो मीरा का लिटरेचर है वो कहीं पे भी रिटन बहुत कम है। उसका जो लिटरेचर था मेनली मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिला था, और वहीं से फिर बाद में काफ़ी बाद में उसका कलेक्शन हुआ था। वैसे ही जो इंग्लैंड का लिटरेचर था वो भी ओरल लिटरेचर ही था। ओरल लिटरेचर वॉज पॉपुलर एंड मेनली सेक्युलर एंड रिलीजियस इन नेचर। और वो किस प्रकार का था? वो तो धार्मिक था और सांप्रदायिक प्रकार का था। अब आगे अपन बात करें इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको कितने फेजेस में बांटा गया। तो इंग्लिश लैंग्वेज के 3 फेज़ हैं।
ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। दो जो ओल्ड इंग्लिश है वो है, उसको अपन काउंट करते हैं, उसका जो ड्यूरेशन है या उसका पीरियड है वो है 450 से लेके 1100 AD तक। तो इस टाइम में 450 का ऑलमोस्ट द रिटन इंग्लिश लिटरेचर वाज सेड टू हैव बीन अपीयर बिटवीन 450 एंड 150 AD। जो लिटिल अभी मैंने ऊपर जैसे बताया था कि 450 के और उससे पहले 450 AD से पहले जो लिटरेचर था वो सारा का सारा ओरल ही था। तो जो लिखित लिटरेचर इंग्लिश में आया था, रिटन इंग्लिश लिटरेचर, वो माना जाता है कि 450 से 1050 AD के ऑलमोस्ट इस बीच में, इसी ड्यूरेशन में आया था, विच इज़ नॉन एज ओल्ड इंग्लिश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और इसी पीरियड को ओल्ड इंग्लिश पीरियड बोला जाता है। और इस ओल्ड इंग्लिश पीरियड में एक बहुत ही फेमस पोइम हुई थी जिसे बेवुल्फ कहते हैं। इट इज़ द फर्स्ट रिटन लिटरेरी क्रिएशन इन इंग्लिश। और ऐसा माना जाता है कि ये बेवुल्फ जो पोम है ये इंग्लिश लिटरेचर की पहली क्रिएशन है लिटरेरी, जो कि रिटन है। ऐसा ओरल तो बहुत कुछ था, पर जो रिटन माना जाए ना तो वो पहले इसकी क्रिएशन थी बेवुल्फ। और ये इट इज़ द अर्लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एपिक इन एंग्लो सेक्शन। और ये एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज में लिखी गई थी और ये उस टाइम की सबसे अर्लीस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट एपिक मानी जाती है। इट इज़ अ पोम ऑफ मोर देन 3000 लाइन सेलिब्रेटिंग द हीरोइक डीड्स ऑफ द वॉरियर हु गेव हिज नेम टू द पोम। और इस पोएम में ऑलमोस्ट 3000 लाइनें हैं। और इसमें क्या बताया जाता है कि एक हीरोइक डीड ऑफ ए वॉरियर, एक वॉरियर है उसके जो किस तरह से वो उसके हीरोइक डीड्स के बारे में बताया जाता है, और उसी के नाम पे इसका नाम बेवुल्फ पड़ा था। नेक्स्ट आता है मिडिल इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के बाद में मिडिल इंग्लिश, उसका जो ड्यूरेशन है वो 1100 से लेकर 1500 तक माना जाता है। 1100 आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन 1066, 1066 में नॉर्मन ने आक्रमण किया था इंग्लैंड पे और उनको जीत लिया था। तो उस टाइम जो क्योंकि नॉर्मन्स ने इन्वेड किया था, आक्रमण किया था और इंग्लैंड को जीत लिया था, तो जो ओल्ड इंग्लैंड थी वो रिप्लेस हो गई। ओल्ड इंग्लिश वॉज रिप्लेस फॉर ए टाइम बाय एंग्लो नॉर्मल एज द लैंग्वेज ऑफ द अपर क्लास। और किसके द्वारा रिप्लेस हुई थी? एंग्लो नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल्स आए थे वो अपनी लैंग्वेज लाए थे और एंग्लो और नॉर्मल्स दोनों मिलकर एंग्लो नॉर्मल लैंग्वेज बनी और उसके द्वारा वही लैंग्वेज बन गई थी अपर क्लास की। अपर क्लास मतलब राजा और जो भी एरिस्टोक्रेसी होती है ना, एरिस्टो क्लास होती है, उनकी जो लैंग्वेज थी वो बन गई थी एंग्लो नॉर्मल। दिस इज़ रिगार्डेड एज मार्किंग द एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश। और यहीं से ओल्ड इंग्लिश का एंड माना जाता था। ओल्ड इंग्लिश यहाँ पे ख़त्म हो गई थी और यहाँ पे और एंग्लो सेक्शन एरा भी कह सकते हैं, मतलब एंग्लो सेक्शन जो लैंग्वेज थी, एंग्लो सेक्शंस जो लोग थे उसका एरा ख़त्म हो गया था इस टाइम तक, और यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश भी ख़त्म हो जाती। एज ड्यूरिंग दिस पीरियड द इंग्लिश लैंग्वेज वाज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय एंग्लो नॉर्मल। क्योंकि इस पीरियड में, कौन से मिडिल इंग्लिश के पीरियड में, जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा एंग्लो नॉर्मल यानी फ्रेंच, नॉर्मली ये कहते हैं कि जो एंग्लो नॉर्मल थे वो फ्रेंच से आए थे, तो नॉर्मल्स तो फ्रेंच से आए थे, तो जो अपर क्लास की लैंग्वेज बन गई थी वो फ्रेंच लैंग्वेज बन गई थी, डेवलपिंग इनटू ए फेज नॉन एज द मिडिल इंग्लिश। और इसी फेज़ को मिडिल इंग्लिश का फेज़ माना जाता है। और इसी मिडिल इंग्लिश के फेज़ में इट वाज द लैंग्वेज ऑफ ग्रेट पोइट चौसर। चौसर जो पोइट है, बहुत ही ग्रेट चौसर, ही वॉज अ वेरी ग्रेट पोइट, और उसकी जो लैंग्वेज यूज़ की थी उसने वो मिडिल इंग्लिश ही यूज़ की थी। दैन कम द मॉडर्न इंग्लिश। उसके बारे में जो मॉडर्न इंग्लिश आती है, मॉडर्न इंग्लिश को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश एंड लेट मॉडर्न इंग्लिश। तो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश का जो पीरियड है या ड्यूरेशन है वो 1500 से 1800 तक माना जाता है, या फिर हम कह सकते हैं जो एलिजाबेथन पीरियड स्टार्ट होता है वहाँ से अर्ली मॉडर्न इंग्लिश का भी स्टार्टिंग हो जाती है। Towards the end of Middle English, a sudden and distinct change in pronunciations, the great vowel shift started। मतलब जैसे इस मिडिल इंग्लिश ख़त्म होती है और अर्ली मॉडर्न इंग्लिश से स्टार्ट होती है, तो उसमें सडन यानी अचानक और डिस्टिंक्ट यानी एकदम परिवर्तित या फिर अलग रूप से वोवल्स के जो प्रोनाउंसिएशन होता है यानी उच्चारण होता है उसमें एक चेंज आया था। विथ वोवल बीइंग प्रोनाउंस शॉर्टर एंड शॉर्टर, जिसमें वोवल्स को जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो एकदम महीन हो जाता है। मीन दैट मेनी न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंटर द लैंग्वेज। मतलब ये है कि इस टाइम में जो इंग्लिश है लैंग्वेज है उसमें बहुत सारे नए वर्ड्स आए थे, फ्रेजेस आए थे लैंग्वेज में। इसका रीज़न ये है कि 1500 के बाद में कोलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो कोलोनाइजेशन इन सेंस कोलोनाइजेशन मतलब दूसरों देशों पे कब्ज़ा करना या फिर उनको अपने अंडर में लेना, वो स्टार्ट हो चुका था उस टाइम तक। तो वहाँ की जो लैंग्वेज थे, जो वर्ड्स आ रहे थे, जैसे कि अमेरिका कोलोनाइज कर लिया था इंग्लैंड ने 1600 को ऑलमोस्ट,
और उसके बाद में इंडिया को भी बोलो तो 1600 के ऑलमोस्ट इंडिया में भी वो लोग आ गए थे इंग्लैंड। तो वहाँ से कॉलोनाइजेशन से ये हुआ कि वहाँ के जो अलग अलग लैंग्वेजेस थी वो मॉडर्न इंग्लिश में इंक्लूड होने लग गई। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग ऑल्सो मीन्ड दैट देयर वॉज नाउ ए कॉमन लैंग्वेज इन प्रिंट। और क्योंकि उस टाइम तो 1476 में प्रिंटिंग प्रेस भी इस्टेब्लिश हो गई थी इंग्लैंड में, तो वहाँ से हुआ कि वो जो बुक्स निकलती थी उन सब में सेम ही लैंग्वेज या सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन वाली स्पेलिंग प्रिंट होती थी, जिससे कि एक तरह की सेम लैंग्वेज वहाँ पे कॉमन लैंग्वेज आ गई थी। और 1604 में उनकी फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट फेज इज़ लेट मॉडर्न इंग्लिश, जो कि 1800 से स्टार्ट होता है और प्रेजेंट तक चलता रहता है। इसमें जो द मेन डिफरेंस बिटवीन अर्ली मॉडर्न इंग्लिश एंड लेट मॉडर्न इंग्लिश, मतलब अर्ली मॉडर्न इंग्लिश और जो लेट मॉडर्न इंग्लिश में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ के वोकेबलरी का, वोकेबलरी इनसे जो कितने कितने शब्द इंक्लूड हो रखे हैं, शब्दावली बोलते हैं इसको। लेट मॉडर्न इंग्लिश हैज़ मैनी मोर वर्ड्स, बहुत ज़्यादा वर्ड्स इंक्लूड हो गए थे लेट मॉडर्न इंग्लिश में। कहाँ से? अराइजिंग फ्रॉम टू प्रिंसिपल फैक्टर्स, दो मेन चीज़ें प्रिंसिपल फैक्टर्स से जहाँ से ये मॉडर्न इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो आए थे, मतलब उनका प्रादुर्भाव हुआ था। फर्स्टली पहला था द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, क्योंकि 1800 मतलब 19वीं सदी के ऑलमोस्ट अंत में या फिर हाफ में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था। वहाँ से नए टेक्नोलॉजी के नए वर्ड्स थे उनको इंक्लूड किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में। तो द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी क्रिएटेड ए नीड फॉर न्यू वर्ड्स, तो क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था और टेक्नोलॉजी थी तो उसके लिए नए वर्ड्स की नीड हुई थी, मतलब आवश्यकता महसूस हुई, तो नए वर्ड इंक्लूड किए गए थे। और सेकेंडली यानी दूसरा, द ब्रिटिश एम्पायर एट इट्स हाइट कवर द 1/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस। ब्रिटिश एम्पायर जो था वो अपनी हाइट पे था, मतलब अपनी उच्चतम अवस्था में था, और यहाँ इस टाइम उन्होंने ऑलमोस्ट 1/4 यानी 1/4 भाग अर्थ का, मतलब पृथ्वी के सरफेस का, पृथ्वी की जो धरातल है उसका लगभग 1/4 भाग अपने अंडर कर लिया था। एंड द इंग्लिश लैंग्वेज अडॉप्टेड फॉरेन वर्ड्स फ्रॉम मैनी कंट्रीज़, और इंग्लिश लैंग्वेज ने फॉरेन कंट्री से बहुत सारे शब्द अपनी शब्दावली में जोड़े थे। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।